है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और ये हमारा मैथ्स का लेक्चर है और इसमें हम वर्क करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द कॉम्प्लीगरल भी हम निकालते हैं। मगर शायद आज पर्टिकुलर इंटीग्रेशन नहीं सिखा पाऊँगी, तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का देख लेते हैं। और इसको पढ़ाने का रीज़न ये है कि लास्ट ईयर जो आया था आपका एग्ज़ाम, मतलब इससे प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एटीसी का, उसमें आपसे पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा गया था। तो इसीलिए आई थॉट कि मैं आपको, मतलब आई डोंट रिमेंबर कि वो एटीसी या एओ के एग्ज़ाम में ही था या फिर कोई और एग्ज़ाम में था, बट ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैं ये वाला टॉपिक आपको कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा इन टोटल पार्ट 7 है और इन टोटल लेक्चर नंबर 33 है मैथ्स का, और डिफरेंशियल इक्वेशन का है पार्ट 7। लेट मी रीज द दिस। सुनो, सी देखिए गाइस, हम ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पर्टिकुलर इंटीग्रल कब निकालते हैं। पहली तो चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताइए या पर्टिकुलर इंटीग्रल बताइए। अब आपको लेकिन पता तो होना चाहिए ना आप निकालेंगे कब। तो अगर आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, देखिए, ये आपकी कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपका डिफरेंशिएशन का जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होता है। लाइक अगर मैं डी वाई की रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा है और इसका ये जो कोफिशिएंट है ये हमारा एक कांस्टेंट है, तो इसमें हम जो है यहाँ पर इसके आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर आप कह सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अब लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर इसका कुछ ऑर्डर होगा। ठीक है, कुछ डिग्री होगी इसका कुछ डिग्री होगा और बेसिस पे कुछ ऑर्डर होगा इसका। सिमिलरली लाइक अगर आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे सीरीज को, तो ये आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंड सो इक्वल्स टू क्यू, लास्ट वाला जो भी टर्म आएगा आपका वो ए एन वाई रह जाएगा लास्ट में सिर्फ ना, इस तरह से। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है से लेके ए एन तक ये सारे कोफिशिएंट हैं, सॉरी कॉन्स्टेंट्स हैं आपके। तो मतलब ये जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो टर्म्स होगा इसका जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, जो है कांस्टेंट है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह की जब इक्वेशन होती है वहाँ पर आपको जनरली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर आपसे हम कह सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, ये जो आपका फंक्शन है ना डी बाई डी एक्स, इसको आप इक्वल्स टू डी पुट कर सकते हो। ठीक है, जब इक्वल्स टू डी इसको पुट कर देते हो आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू ए एन। और इस पूरे टर्म में आप y को बाहर निकाल लीजिए। देखिए डी बाई डी एक्स को हमने डी के इक्वल पुट किया ना, एक्चुअल में हमारा क्या था, पूरा डी वाई बाई डी एक्स था, लेकिन हमने इसकी जगह पे डी पुट कर दिया, तो आपका ये y तो ऐसे ही आएगा ना, y आ गया। अब यहाँ सब जगह y आएगा आपका, तो वो हमने बाहर निकाल लिया और ये टर्म आपका इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ठीक है, या फिर आप इक्वल्स टू क्यू लिख दीजिए, इक्वल्स टू क्यू होता है, हमने क्यू लिखा है ना, क्यू। तो देखिए इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि आपका कोई फंक्शन है डी का। ठीक है, ये सारे डिफरेंशिएशन के फंक्शंस हैं ना जिनको आपने डी से डिनोट कर दिया। अगर आपका डी का फंक्शन है मल्टीप्लाई बाय वाई है और इक्वल्स टू क्यू है, इस तरह की आपकी इक्वेशन है अगर, ठीक है, तो इसके आपके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दो तरह से आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कौन से दो तरीके होंगे, एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपके दो तरह से हम उसके जो है सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बाद में से जनरल सॉल्यूशन निकल जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे निकालोगे एंड आप पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालोगे। तो देखिए गाइस, ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है आपकी पूरी, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन, इसमें जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट, इतना पार्ट, इसका यूज़ करके आप निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
और इधर वाला जो पार्ट है इसका यूज़ करके निकलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम वन बाय वन चलेंगे, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो हम इधर वाले पार्ट को इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा इजीली सॉल्व हो सके। अब पूरा मेथड क्या है वो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं। इसको मैं रेज कर देती हूँ, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड कि हमारा पूरा मेथड क्या है, एंड देन वी विल हैव फ्यू क्वेश्चंस टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो वन गिव मी सेकेंड गाइज। वन सेकेंड गाइज, इसको मुझे पॉज ही करना पड़ेगा। तो हम कुछ इसका मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का, ठीक है। टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, इसको जनरली डिनोट करते हैं CF से। इसको फाइंड करने का मेथड क्या है देखिए। सबसे पहले अगर आपकी जो भी इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, डी लाइक A0 dn y by dx प्लस A1 dn माइनस वन y by dx n माइनस वन an y इक्वल्स टू q, इस इक्वेशन में आप रिप्लेस कर देंगे d बाई डी एक्स को d से, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट आप कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आप d को रिप्लेस कर देंगे एक अनदर किसी कांस्टेंट से। अब अनदर कांस्टेंट से हम क्यों रिप्लेस कर देते हैं और सिर्फ d ही क्यों नहीं रहने देते, रीज़न इसका ये है कि d ना इस डिफ्रेंशिएशन के टर्म को डिनोट करता है। तो उसका यूज़ करते हुए आगे कहीं सॉल्व करने से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लाइक आपको आगे कहीं डिफ्रेंशिएट करना पड़ गया फिर डी लगाओगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसीलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं हम अनदर कांस्टेंट से। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि हमने उसको m से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बन जाता है वो क्या, रिप्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन आती है न्यू, उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। देखिए तो किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, A0, अब हमारा d बाय डी एक्स, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, d पुट कर देंगे, और फर्दर आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह m पुट कर देंगे। तो हमारा सिंपल सा क्या आ जाएगा mn, ठीक है, प्लस A1, यहाँ पर आप y भी लिख सकते हैं, ये वाला जो y है ना ये वाला y आएगा, मगर मैं क्या करूँगी लास्ट में कॉमन लेके उसको बाहर लिख दूँगी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिया है, अदरवाइज तो फिर वो सारा मिटाना पड़ता ना। mn माइनस वन अप टू द a की पावर n, मतलब a टू द n, और इसमें आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन में आप y को बाहर लेके इक्वल्स टू 0 रख सकते हो। देखो ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम इधर ला सकते हैं, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा लास्ट में mn प्लस a1 mn माइनस वन डॉट 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 an इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये y जब यहाँ पे 0 बाई y आ जाएगा तो फाइनली आपका 0 बन जाएगा, तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये रह जाएगी, ठीक है। अब इस तरह की इक्वेशन बनने के बाद आपका ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। किस फॉर्म में आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आने की वजह से हम क्या फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम उसमें क्या चीज़ फाइंड करते हैं, हम उसमें फाइंड करते हैं रूट्स, ठीक है। अब आपके जब रूट्स निकल जाएंगे तो फिर आप रूट्स को चेक करेंगे कि आपके इक्वल रूट्स हैं, अनइक्वल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, किस तरह के रूट्स हैं। फिर आपका जो भी रूट आएगा जिस भी टाइप का, उसके बेसिस पे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस। देखने में लंबा लग रहा है बट है नहीं, ये है टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब अभी आपको ना ये देखने में टफ लग रहा है, बट एक्चुअल में बहुत इजी है। देखिए पहले मैं आपको ना ये रूट्स का बता देती हूँ कि किस तरह के रूट में किस तरह की आप वैल्यूज चीज़ें जो है वो पुट करते हैं। एक मिनट दीजिएगा इसमें।
मैं पॉज करके इसको इरेज करती हूँ, अदरवाइज ये होगा नहीं। केस नंबर 1 का मतलब आपका ये है कि अगर आपके जो रूट्स हैं, जो आपने रूट्स फाइंड आउट किए हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, वो आपके रियल हैं एंड अनइक्वल है, मतलब आपस में इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल लाइक हम सॉल्व करके जब रूट सॉल्व करके निकालते हैं तो एम के रूट्स बेसिकली निकालते हैं ना। इफ़ यू हैव द इक्वेशन लाइक दिस mn प्लस mn माइनस 1 a1 भी आएगा यहाँ। तो यहाँ पर हमने रूट्स किसके फॉर्म में निकाले, एम के लिए हमने रूट्स फाइंड आउट किए ना। तो आपके रियल है अनइक्वल है, मतलब आपका अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी हो सकते हैं, बट रियल है मगर साथ में कैसे हैं, अनइक्वल है। तो ऐसे केस में जो आपका सोल्यूशन आएगा, या फिर आप सी एफ कह सकते हैं, वो आएगा c1 e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस c2 e की पावर बीटा एक्स प्लस c3 e की पावर गामा एक्स अप टू व्हाटएवर। देखिए बेसिकली कुछ नहीं है, आपका सिर्फ जितने भी रूट्स आए हैं आपको उतनी बार सी लिखना है। अब हर रूट अलग अलग है आपका, तो हर किसी के साथ आपको अलग अलग सी लिखना है, c1 c2 c3 एंड साथ में e टू दी पावर करके जो भी आपका रूट है आपको वो लिख देना है विद x। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया, आप सबसे पहले इसको डी की फॉर्म में रखिए, माइनस 5d प्लस 6 एंड y आपका कॉमन बाहर निकल जाता है। बताया था ना जब डी की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा y कॉमन होकर बाहर निकल जाता है। अब सिंपली आपका y इधर आ जाएगा, वो जीरो होल टर्म जीरो बन जाएगा, और इसको m की फॉर्म में लिख सकते हो एम स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 सॉरी माइनस 5 है प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन के आपको क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। तो अगर आप इसका रूट निकालेंगे 2 और 3 आएगा, पर मैं एक बार निकाल के बता देती हूँ। एम स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। हम क्या चेक करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए और बीच वाले के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम एम स्क्वायर माइनस, वैसे तो आप यहाँ पर 6 माइनस 1 भी रख सकते थे ना, रख तो यार 6 माइनस 1 भी सकते हो यहाँ पर। ओके नहीं रख सकते क्योंकि प्लस 6 प्लस बचा उस माइनस प्लस साइन का चक्कर हो जाता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा m कॉमन, तो m माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा आपका प्लस का 2 एंड यहाँ से भी आपका m कितना आ जाएगा, प्लस का 3। सो वी हैव टू रूट्स विच आर रियल एंड अनइक्वल। अब आपका रियल एंड अनइक्वल रूट आया है, तो उस सिचुएशन में देखिए आप लोग क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल्स टू c1 e की पावर, ये फर्स्ट वाला रूट किसके साथ, x के साथ, प्लस c2 e की पावर सेकेंड वाला रूट 3x के साथ। सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। एंड यहाँ पर c1 और c2 ही लिखते हैं, ठीक है। डोंट थिंक कि हम इस इक्वेशन से लाके कोई टर्म लिखेंगे, ये c1 c2 ही होता है। सिर्फ आपका ये जो रूट है आपको ये कैलकुलेट करना होता है मेनली इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये आपका केस 1 का समझ में आ गया था। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। देख सकते हैं रूट्स जो होंगे वो आपके रियल होंगे एंड साथ में आपके रूट इक्वल भी होंगे। इक्वल कैसे होंगे, मतलब अगर आपको m दिया है तो हो सकता है आपके दोनों रूट अल्फ़ा आ जाएं, या 2 अल्फ़ा आ गए एक बीटा आ जाए, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक अल्फ़ा आ जाए 2 बीटा आ जाए, ठीक है, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। या ऐसी सिचुएशन हो सकती है लाइक एक अल्फ़ा और अल्फ़ा आ गए और एक बीटा और बीटा आ गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होता है, तो पहले हम इस कंडीशन के लिए लिखते हैं y इक्वल्स टू, इसमें आपका क्या होगा c1 प्लस c2, मैंने क्या बताया था c1 c2 x e की पावर, या ऐसे मत देखिए आप इसको, देखिए ये रेस तो होगा नहीं ना, दिक्कत तो वही है ना। देखिए ऐसे देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे पहला वाला रूट होता है उसके साथ c1 e की पावर और उस रूट के साथ x लिख देते हैं, प्लस जो दूसरा रूट होता है उसके साथ हम क्या लिखते हैं c2 लिखते हैं,
और ई के साथ उस रूट को एक्स लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। मगर एक चीज़ क्या होती है इसमें, आपका यहाँ पर जब आपके सेम रूट रिपीट होते हैं ना आपके, तो आपका जो सेकंड वाला टर्म होता है उसके साथ एक एक्स्ट्रा एक्स लग जाता है। अब सपोज अगर ये 3 बार रिपीट हो जाता तो ये जो आपका एक्स है ये एक्स स्क्वायर हो जाता। आगे हम देखेंगे, लाइक मैं यहाँ पर 3 बार बीटा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब फिर आपका क्या आता है, आपका आता है बीटा। अब बीटा के लिए आप क्या लिखोगे, C3। अगेन आपका थर्ड रूट के लिए आपने C3 लिखा। अब आपका बीटा तो पहली बार आ रहा है ना, अल्फ़ा 2 बार आया था तो इसलिए आपने सेकंड वाले अल्फ़ा के साथ x लगा दिया था। अब आपका बीटा तो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसको आप e की पावर बीटा x लिखो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब इसमें से चाहे तो आप e की पावर अल्फ़ा x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका बन जाएगा जो आपका नॉर्मल फॉर्म यूज़ होती है, लाइक इस वाले को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद y इक्वल्स टू C1 प्लस C2x e की पावर अल्फ़ा x प्लस C3 e की पावर बीटा x, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ आप क्या लिख सकते हो, C1 e की पावर अल्फ़ा x पहला वाला टर्म प्लस सेकंड वाले रूट के लिए C2 एंड बीटा फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे e की पावर बीटा x, फिर प्लस थर्ड वाले रूट के लिए C3 e की पावर बीटा x, लेकिन बीटा x अब सेकंड टाइम आ गया तो हमारा साथ में एक x भी मल्टीप्लाई में आ जाता है, यहाँ लिख देती हूँ, प्लस अब आपका फोर्थ रूट तो C4 e की पावर बीटा x। अब अगेन आपका बीटा रिपीट हो गया, तीसरी बार रिपीट हो गया तो आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका अब चाहे तो आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कॉमन लेके आप लिख सकते हैं C1 e की पावर अल्फ़ा x प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा C2 प्लस एक्स C3 प्लस एक्स स्क्वायर C4 और ब्रैकेट के बाहर e की पावर बीटा x, ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले रूट के साथ C1 और साथ में जो रूट है वो लिख दिया, सेकेंड रूट के लिए C2 साथ में आपका जो रूट था वो लिख दिया, लेकिन हमने क्या देखा हमारा अल्फ़ा एक्स रिपीट हो गया तो साथ में एक एक्स भी लगा दिया, प्लस थर्ड रूट के लिए C3 e की पावर, थर्ड रूट आपका क्या है बीटा है तो आपने बीटा एक्स लिख दिया, फिर उसके बाद फोर्थ रूट के लिए C4 तो C4 लिख दिया e के साथ जो फोर्थ रूट है आपने वो लिखा, क्या है बीटा एक्स तो आपने बीटा एक्स लिख दिया। देखेंगे बीटा एक्स रिपीट हो रहा है तो अगेन इसके साथ फिर एक्स लगा देंगे, सपोज है एक और बीटा होता तो फिर अब आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट के लिए C5 e की पावर बीटा एक्स, अगेन आपका रूट रिपीट हो गया तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आया, अगर आपका रियल एंड इक्वल रूट होता है तो आप उसको कैसे करते हैं, है ना। अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड देन मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको करा देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये इरेज नहीं होता ना इतनी देर तक, इतना टाइम लगाता है पता है इरेज करने में। आपका क्वेश्चन मैं यहाँ लेती हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्या हो गया इसको, माइनस 4 dy/dx। मुझे पता है भी आप लोग को दिख नहीं होगा, वो अभी दिखेगा, ये थोड़ा भी ना बैक में चल रहा है, जब मैं यहाँ क्लियर कैनवास कर रही थी उस टाइम पे चल रहा है ये। मैंने कहा था ना, वे लिख देगा, ये अपना आप लिखेगा dx स्क्वायर माइनस 4 dy/dx प्लस 4y, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है गाइस, 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले इसको डी की फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे इक्वल्स टू 0। फाइनली आपका ये वाला टर्म रह जाएगा, y तो इधर आके नीचे और वो टर्म 0 बन जाएगा, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, और अगर अब आप इसके रूट निकालेंगे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, रूट इसके आएंगे 2 and 2, ये आपके रूट आएंगे। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपके जो रूट है वो आपके हैं रियल एंड इक्वल। अब आप ये चीज़ चाहे तो याद रखिए या मत रखिए कि रियल है इक्वल है, आपको मैंने लिखने का तरीका बता दिया। लिखने का तरीका क्या है कि हम फर्स्ट रूट को लिखेंगे C1 और e की पावर जो भी आपका रूट है वो लिख देंगे, प्लस C2 सेकेंड रूट के लिए C2 e टू दी पावर जो भी आपका सेकेंड रूट है आप वो लिख देंगे,
और साथ में अगर आपके रिपीट हो रहा है रूट, अगर रूट सेम सेम है दोनों आपके, तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स लगा देंगे। अब से सोचिए अगर ये आपके m के रूट 2 ना होकर 2 3 आते जैसे पिछले क्वेश्चन में आए थे, तब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रूट के लिए c1 e⁻2x, मतलब फर्स्ट रूट जो है वो लिख दिया, प्लस सेकेंड रूट के लिए c2 e⁻, जो भी आपका सेकेंड रूट है वो लिख दिया और साथ में x लिख दिया। अब आपका रिपीट नहीं हो रहा था तो साथ में x नहीं आया। लिखने का तरीका समझ में आ गया ना। अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रियल है तो क्या मतलब इक्वल है तो क्या लिखेंगे, अनइक्वल है तो क्या लिखेंगे। अदरवाइज तो लाइक अगर मान लीजिए आप कितने फॉर्म्स याद रखेंगे, आप ये फॉर्म याद रख सकते हैं, ये रख लेंगे, ये रख लेंगे। सपोज एग्जाम में इस तरह से दे दें तो फिर अगर आपको लिखने का मेथड नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेथड पता होना चाहिए कि हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक और रूट आता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। अगर आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं तो आप उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको तो आप इरेज ही होने दीजिए। तरह है किन की तरह है, आप नॉर्मल है ये आप इसको देखिए। अगर आपको गिवन है डी क्यू, मैं डायरेक्ट डी की फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको मतलब एक स्टेप कम हो जाएगा सिर्फ रीजन स्टेप। एग्जाम में आपको ये d3y/dx³ करके भी दे सकता है, बट अभी तो हमें पता ही चल गया है ना। यहाँ पे y = 0, y इधर आएगा, होल टर्म बिकम द 0। सो नाउ वी लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म। तो अब हम इसको m की फॉर्म में लिखेंगे, m³ - 4m² + 5m माइनस, यहाँ पर आप 10 कर दीजिए, -10 = 0। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखिए पहले इन दोनों को ले लीजिए साथ में और फिर इन दोनों को साथ में ले लीजिए। जब आप इनको साथ में लेंगे तो आप यहाँ पर m² को कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर क्या रह जाएगा, m-4 प्लस यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर क्या रह जाएगा, m-2। ठीक है, = 0। लेकिन ये m-2 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे भी m-4 आना चाहिए था यार। इसको 20 ले लीजिए यार ये, हाँ वो मैंने पहले 2 लिखा था ना, वो 2 नहीं होगा, वो 20 होगा। इसे भी 20 कर लीजिए, तो अंदर कितना रह जाएगा, m-4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो m² + 5 = 0 आ जाएगा आपका, एंड आपका m-4 = 0 आ जाएगा। यहाँ से आपकी m की एक वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, ये तो रियल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर m² = आ जाएगा 5। ठीक है, जब आप m लगाते हैं तो एक होता है आपको √5 में लिखना, और साथ में ना यहाँ पे प्लस माइनस के साइन के साथ आप लिख सकते हो काइंड ऑफ। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर आप उसको लिखते हो आयोटा के साथ। ठीक है, आयोटा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब आपको अगर एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म याद हो तो वो कैसी होती है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बी या फिर अल्फ़ा प्लस बी आयोटा, जैसे भी आप लिखते हो। ये फॉर्म होती है आपकी दोनों, मतलब एक होती है, आप इधर इसको, ये तो मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी लिख दो, इस तरह की फॉर्म होती है आपकी। अब इस फॉर्म में और इस फॉर्म को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि आपका अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो अल्फ़ा मतलब m = 0 + 5 आयोटा। ठीक है, और जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ना तो हम इस वाले टर्म का यूज़ नहीं करते, हम इस टर्म का सिर्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आएगा, उसमें हमें कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। हालांकि उसमें भी यही चीज़ होती है। एक्चुअली मुझे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ही केस आपको पढ़ा देना चाहिए था, उसके बाद ये देना चाहिए था, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते। देखिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस तरह की फॉर्म में होता है। ठीक है, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ना, वो जो C1 करके हम लिखते थे, तब वहाँ पर आप सिर्फ इस टर्म को कंसीडर करते हैं। अब चाहे ये 0 हो या ये 2 हो या ये 3 हो, लिखने का मेथड सेम वही रहेगा। ठीक है, कैसे होता है क्या होता है वो भी आप देखिए थोड़ा सा। आपके पास आए कितने, 2 रूट, एक आया m = 0 + √5 आए, एंड दूसरा आया क्या, m = 4। ठीक है, पहले हम चलिए ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब आपका सपोज अगर हम फर्स्ट रूट के हिसाब से सॉल्व करते हैं, 5 ये आएगा ना, यहाँ डबल तो नहीं जाएगा ना, ये यस मुझे लग रहा है डबल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये
स्क्वायर में था ना, तो 2 रूट बनेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपके ना 2 रूट बनेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में था तो 2 रूट बनेंगे। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, c1 e की पावर, ये 0 है तो 0x प्लस c2 e की पावर 0x, लेकिन सेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा साथ में, प्लस c3 e की पावर 4x। तो सिंपली एक बार आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो c1 प्लस x c2 e की पावर 0x प्लस c3 e की पावर 4x, तो ये आपका आ जाएगा आंसर इसमें। बाकी तो आप जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो ये 1 रह जाता है, तो आपका फाइनली c1 प्लस x c2 प्लस c3 e की पावर 4x ये आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे ATC के पेपर में आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला समझा देती हूँ, तब आपको दूंगी इस तरह का एक और कोई क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। लेट मी रेज द कैनवास। अच्छा गाइस, कल कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे ना, वो नहीं करवाए हैं मैंने, भी देखती हूँ, चलो टाइम के हिसाब से बनाऊँगी। देखिए गाइस, एंड एज यूजुअल हमारा बोर्ड हो चुका है हैंग। असल में पता है, जितनी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड्स होती जा रही हैं ना, वो सब इस लैपटॉप में ही है, कहीं मैं डिलीट तो करती नहीं उन्हें। हालांकि अब मुझे उनको शिफ्ट कर दूँगी गूगल ड्राइव पे या कहीं और स्टोर कर लूँगी। फिलहाल क्या है, वो आपकी सारी इसमें ही है लैपटॉप में। तो करीब 100 वीडियो हो गई हैं, अगर 1-1 घंटे के हिसाब से 100 नहीं हुई है, लाइक 70-72 के करीब होंगी शायद, और 1 घंटे की ऑलमोस्ट रहती है, थोड़ी कोई कम ज़्यादा मिला के ऑलमोस्ट 1 घंटे का एवरेज आ जाता है। तो आपकी 70 घंटे की वीडियोज़ इस लैपटॉप में है। तो क्या हो रहा है, वो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बढ़ती जा रही है ना, ये लैपटॉप हैंग होना शुरू होता जा रहा है। इसीलिए अब मैं या तो उन वीडियोज़ को कहीं और शिफ्ट करूँगी ताकि थोड़ा अच्छे से हो पाए। खैर, केस 3 पे अगर हम चलते हैं, तो द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जब आपको कैसे रूट्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स मतलब आपका अल्फा प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रूट मिल रहा है, ठीक है। सपोज आपका जो रूट आया है वो क्या आता है, अल्फा प्लस आयोटा बी, ठीक है। ऐसी तरह के रूट के आने की कंडीशन में जो आपका एक्चुअल मेथड होता है, उसके हिसाब से हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, c1, इसको यार बीटा कर देती हूँ मैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा कर देती हूँ, क्योंकि वो a प्लस आयोटा b होता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ बीटा कर देती हूँ। क्या होगा यहाँ पर, c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x e की पावर अल्फा x, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में आपने कॉस और बीटा की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा था, यहाँ पर इस तरह से लिख रही है, इसका क्या रीज़न है। देखो वहाँ क्वेश्चन अलग था, वहाँ आपका रियल एंड वो दोनों तरह के रूट्स आ रहे थे ना, एंड वो आपका अल्फा प्रॉपर आ नहीं रहा था, इस वजह से मुझे वो चीज़ ऐसे करनी पड़ी थी। बाकी हम और क्वेश्चन देखते हैं तो आपके डाउट जो है क्लियर हो जाए। अब सपोज आपको 2 रूट मिल जाए, ये तो मैंने एक ही दिया ना, एक रूट तो आता नहीं है किसी का भी, 2 रूट आते हैं, दोनों रूट सेम इस तरह के आ जाते हैं, तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, आपका आएगा c1 प्लस c2 x cos बीटा x। ये समझ में आ गया होगा क्यों आएगा, क्योंकि पहले हम लिखेंगे c1 cos बीटा x, फिर दूसरे वाले पहले इस रूट के लिए लिख दिया, अब इस रूट के लिए लिखेंगे हम क्या, c2 cos बीटा x। अब हमने क्या देखा, बीटा x सेम है हमारा, तो हमारा साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर x लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर e की पावर x जो लगेगी अल्फ़ा x वही आएगा, यहाँ पर भी e की पावर x अल्फ़ा x आया था, ठीक है। आप पूरा इसको अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे ना खुद ड्राइव तो आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन के लिए करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, हालांकि दैट वन इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर सेफ साइड, ठीक है। So this kind of the equation you may find for the general solution of complex when the roots are complex in the complementary function। इसका कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैं यहीं पर इसका क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है। So question is the d square minus 2d plus 2y equals to 0।
ये वाई ब्रैकेट के बाहर लिख देती हूँ। तो फाइनली इसको आप कैसे लिख सकते हो, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसको देखो, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते है ना। अब जब यहाँ डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो रूट्स निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। इस फॉर्मूले के हिसाब से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जाए 2 1 तो 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको अब आप क्या लिख सकते हो, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस के साथ माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये माइनस का साइन आ गया ना साथ में यहाँ पर, इस माइनस को चाहे आप बाहर भी निकाल लीजिए तो अंडर रूट -4 आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो -2 प्लस माइनस, और ये आपका क्या आ जाएगा -2, और इस माइनस को हटा के आप लगा देंगे आयोटा। ये भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं है ना आपको, जब अगर आप उसको जब पढ़ लेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी फिर ये माइनस का साइन हटाने के लिए जब हमने यहाँ से पूरा माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस का साइन हट गया था। फाइनली आपका आ जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा, ये रूट आ जाएगा आपका। अब इसके रूट के फॉर्म में अगर आप इक्वेशन लिखेंगे इसकी तो क्या आ जाएगी आपकी, c1 cos x प्लस c2 sin x e की पावर x। ठीक है, मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सीन आ गया है तो थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आउट ऑफ द बॉक्स, वो उसका आप टेंशन मत लीजिए। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेंगे ना तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी बिल्कुल भी टफ चीज़ नहीं है कुछ। ओके, तो बस इसी तरह से ये होना है। इसके कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं दे देती हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको, एक सेकेंड। मैं डायरेक्टली डी की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल की क्लास में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल करवाएंगे एंड देन ऑलमोस्ट फिर एक फिर यूलर्स कॉची थ्योरम वाला टॉपिक रह जाएगा। देखती हूँ अगर वो कल ही करवा पाई तो दोनों चीज़ें कल ही कंप्लीट करवा दूँगी, चाहे थोड़ा टाइम ही ज़्यादा लग जाए, पर आई विल ट्राई कि मैं कल ही कवर कर दूँ। ठीक है, ये तीनों होमवर्क क्वेश्चन इन्हें ट्राई करिएगा, फिर हम कल के लेक्चर में इन्हें डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपसे डिस्कस करती हूँ वो होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिए थे। एक सेकेंड, मैंने वो कहीं राइट डाउन करे थे क्वेश्चन, लेट मी टेक आउट द क्वेश्चन, गिव मी अ मिनट गाइस। Yes, so in homework question, the question number 1 was the 2xy dx plus x square plus y square dy इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन था और इसमें आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना था क्या होगा। दिस वॉज योर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर द जनरल सॉल्यूशन, वही बेसिकली जो सब जगह करते हैं। अब हमने यहाँ क्या देखा कि ये हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म पे है, तो ये एग्जैक्ट है या नहीं हम सबसे पहले वो पता कर लगाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या तरीका है हमारे पास, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू, अगर हमारा डेल एन बाई डेल एक्स है तो, ठीक है। तो हमने जब डेल एम बाई डेल वाई निकाला तो हमारा कितना आएगा, डेल एम 2xy डिवाइडेड बाई डेल वाई कितना आ जाएगा ये वाला, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 2x, ठीक है। और जब हमने डेल एन बाई डेल एक्स को किया तो हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको भी जब हम करेंगे तो ये वाले टर्म का तो आ जाएगा 2x, एंड सिंस वाई कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका आ जाएगा 0, तो फाइनली 2x रह जाएगा। तो हमारा डेल एम एंड डेल एन इक्वल हो गए, डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल हो गया, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स
ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इन डी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो इसमें अब हम पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n के वो टर्म्स जिनमें x ना हो। तो जब हम n के वो टर्म्स देखेंगे जिसमें x नहीं है तो वो आपका y स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट वी गेट 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू सी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वी विल लेफ्ट आउट विथ एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू सी। अब बाकी आपसे हो सकता है एग्जाम में इस तरह से गिवन हो 3c, हो सकता है आपको एग्जाम में ये करके गिवन हो, या हो सकता है ये भी गिवन हो, या हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3cy, ऐसे भी दे सकता है वो। यहाँ से y कॉमन निकाल के यहाँ रख देगा और यहाँ से फिर उसको नीचे ला के रख देगा। ठीक है, तो वो कुछ भी एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है, उसके हिसाब से आप अपना आंसर मोल्ड कर लीजिएगा, बाकी करने का तरीका आपको समझ में आने लगा। अब मैं इसके बाद जो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था उस पर चलती हूँ। मिनट रीजन नहीं हो जाए बोर्ड बस। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट ने पूछा है, किसी ने जो मैंने पेपर शीट दिया था फिजिक्स के क्वेश्चंस का वो मैंने नहीं करवाया। हाँ गाइज, वो मुझे याद है, बट वो मैंने ना डिले पे इसलिए डाल दिया था उसको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जब एक तरह से जब पूरा करवाऊंगी, लास्ट में रिविज़न करवाऊंगी, तब उसको कवर कर लेंगे, या टाइम नहीं भी बचा तो एक दिन में हो जाएगा वो काम, क्योंकि आप उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, सिर्फ मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना है, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब वही कहीं से कुछ बच्चों ने बोला कि 25 तारीख को एग्ज़ाम है, हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, बट फिर भी अगर किसी को पता चला है कहीं से कि 25 को एग्ज़ाम है, तो आई जस्ट वांट कि आपका थ्योरी पार्ट और पेपर सिलेबस कवर हो जाए, फिर वी विल गो देयर। ठीक है, इसीलिए अभी मैंने फिर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस भी उसके नहीं करवाए सॉल्व, हालांकि मैं उसकी क्लास लेने वाली थी सॉल्यूशंस की, बट वो मैंने इसीलिए छोड़ दिया ये सोच के कि पहले हम टॉपिक्स ख़त्म कर लेते हैं। लाइक अब वेव ऑप्टिक्स अपना कंप्लीट हो गया, अब हम एक कोई नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, एंड या तो बीच में हो अब वेव ऑप्टिक्स भी हो गया ना, तो वेव ऑप्टिक्स के भी आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस और वो वाले 42 क्वेश्चंस जो प्रोवाइड करवाए थे मैंने ना, वो इकट्ठे अब हम डिस्कस कर लेंगे। वो बीच में मैंने छोड़ इसीलिए दिए कि पहले हम वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लाइक हमारा मॉडल कवर हो गया, हमारा वेव ऑप्टिक्स कवर हो गया, तो फिज़िक्स तो हमारी ऑलमोस्ट कवर ही हो गई है। 20-30 नंबर की आती है ना, 30 में से हमारा आप कुछ भी तो नहीं मान लो तो आपकी 20 नंबर की तो 100% कवर हो ही गई है। अब 10 नंबर में आपका सेमीकंडक्टर आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आता है जो मेन है, इसी में से ही आता है 10 नंबर में, और कुछ एक दो क्वेश्चन रैंडम लगा लो कहीं से भी आ जाएंगे। मॉडर्न वेव एंड यूनिट एंड डायमेंशन, आपके ये 3 चीज़ें हो गई हैं कवर, और इसमें एक हाँ आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से भी क्वेश्चन आ सकता है। वी विल लुक फॉर देम, बट एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना, ये दोनों मेन चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो बाकी अगर एक ही में मॉडर्न के सिर्फ क्वेश्चंस और उसके प्रीवियस क्वेश्चन और ये सब करवाने में रह जाती और वेव ऑप्टिक्स और ये सब नहीं करवाती ना, तो इट विल बिकम हेक्टिक एंड फॉर यू टू, एंड आप भी लोग स्ट्रेस लेने लगते कि हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे मॉडर्न से। अब कम से कम हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है ना कि अच्छा हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। एग्ज़ाम हो जाएगा तो वी आर ऑन द लेवल कि हम 50% से ऊपर का तो हम कर चुके हैं अपना कंप्लीट। ठीक है, मतलब कर ज़्यादा चुके हैं, बट मैं 50% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ आपको। लाइक 30 में से आप 20 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके हो, बल्कि 20 प्लस ही करो आप, बहुत ज़्यादा आता है इन दोनों में से। तो वो मैं करवा दूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी चाहे तो अभी सोच रही हूँ मैं वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करवाऊँगी, उसके बाद उन्हें भी करवा दूँगी, और साथ में वेव ऑप्टिक्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवा लूँगी उसमें। तो ये चीज़ अभी मैं फ़िलहाल सोच रही थी, तो देखते हैं। खैर आप टेंशन मत लीजिए, करवा दूँगी मैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे याद है वो सब। फिलहाल हम इसका होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस ई एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ए की पावर एक्स बाई वाई 1 प्लस माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। ये अगेन आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है क्वेश्चन। अब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप निकाल के देख लीजिए डेल एम बाई डेल वाई।
थोड़ा डायरेक्ट कर लूँगा इस बीच के स्टेप्स को स्किप करके, क्योंकि बस वो कुछ नहीं होता है, टाइम वेस्ट होता है सारे स्टेप्स लिखने में। पता तो चल ही गया ना आपको क्या चीज़ क्या है, एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाई डी वाई। ठीक है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। आप इसको सबसे पहले ये वाले टर्म को इधर ले आएंगे, एक्स बाई वाई, ये तो आपका ये 1 तो 0 ही हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, वाई है। एक्स को तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कुछ नहीं आएगा, आपका बचता है क्या, वाई। जब वाई को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या टर्म आ जाएगा, माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। 1/y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं या 1/x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1/x स्क्वायर आता है ना। डोंट से कि log x आता है, वो इंटीग्रेशन में आता है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि 1/x का log x आता है, वो इंटीग्रेशन में आता है। डिफ्रेंशिएशन में 1 - 1/x स्क्वायर आता है, करके देख लेना x की पावर n वाले फॉर्मूले से। मैं करवाने नहीं बैठ रही हूँ अब उसको, ठीक है, आप लोग खुद करिएगा उसको। आई कैन नॉट स्पून फीड यू फॉर एवरीथिंग ना, अदरवाइज फिर आप लोग की प्रैक्टिस कैसे होगी अगर मैं हर चीज़ करके दिखाती रहूँगी। हालांकि अभी भी मैं बहुत कुछ बता कर देती हूँ आपके लिए सॉल्व, अदरवाइज़ तो उतना भी नहीं, लोग नहीं सॉल्व करना चाहिए मुझे, सिर्फ छोड़ देना चाहिए। लेकिन वही बात है ना, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा पढ़ाने का अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ और आपको समझ नहीं आए तो। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि बिकॉज यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो पहले आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रख दीजिए, बल्कि ना ये एक्स वाई को भी आप अंदर ले आइए एंड देन प्रोडक्ट रूल लगाइए, वो ज़्यादा आई गेस एक कह सकते हैं बेटर ऑप्शन रहेगा। इन द प्रोडक्ट रूल 10 माइनस ए की पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से इसको करके देखिए और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। तो यू विल गेट समथिंग, इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो यू विल गेट एक्स बाई वाई ई की पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, एक्स को जब आपने या डिफ्रेंशिएट तो आपका कितना आ जाएगा, 1/y सिर्फ रह जाएगा ई की पावर एक्स बाय वाई, तो ये आ जाएगा 1/y ई की पावर एक्स बाय वाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अगर आप तो ई की पावर एक्स बाय वाई को ऐसे ही रख देंगे इंटू एक्स बाय वाई को जब आप इसको करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखिए, सेकेंड टर्म आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा 0, माइनस इसको ऐसे ही रखिए, एक्स को करेंगे तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/y रह जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/y। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका प्लस का साइन, एक्स बाय वाई को एज इट इज़ रखिए और ई एक्स बाय वाई को जब आपने किया तो अगेन आपका आ जाएगा 1/y ई की पावर एक्स वाई, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा 1/y ई की पावर एक्स वाई माइनस ये आपका ब्रैकेट में आएगा ना पूरा, माइनस यानी प्लस हो जाएगा, फिर ये वाला आपका एक माइनस के साइन के साथ आ जाएगा यार, यहाँ पे ये प्लस आना चाहिए, फिर अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा तो आपका बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कहीं मैंने प्लस माइनस की गलती तो नहीं करी है गाइस, प्लीज़ चेक कीजिए, चेक इट नाउ कि मुझे लग रहा है मैंने कहीं कुछ प्लस माइनस की गलती कर दी है, क्योंकि हमारे ये दोनों टर्म सेम सेम आ रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से दोनों कैंसिल होने चाहिए थे आपस में और लास्ट में सिर्फ आपका ये टर्म बचना चाहिए था। हाँ तभी तो फिर ये इक्वल भी आता ना, देख देखो ये आपका क्या आ गया है, एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर ए की पावर एक्स बाय वाई आ गया है, माइनस का साइन आपका आ जाएगा, देखो ये आपका 1/y ए की पावर एक्स बाय वाई है, माइनस ब्रैकेट में ए की पावर एक्स बाय वाई इंटू 1/y। एक सेकेंड, ये माइनस का 1 क्यों आएगा यहाँ पे अंदर, ये इसको जब हमने किया तो आपका
हाँ यहाँ पे -1 नहीं आएगा ना, यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा तो 1 क्यों आएगा, सीधा सा 1/y² 1/y² आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को पहले नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। इसको करके देखिएगा, मुझे लग रहा है मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ी करी है, इसको ठीक से करेंगे तो ये वाला टर्म आपका प्लस का आ जाएगा। अगर नहीं आता है ना तो प्लीज़ लेट मी नो, तो फिर मैं इसमें देखूंगी, हो सकता है मैंने ही कुछ गलत किया हो। ठीक है, अब इसमें माइनस का साइन आप अंदर ले आएंगे, -ex/y 1/y -x/y² e⁻xy। अब ये देखो, ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला रह जाएगा और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए इक्वल है आपस में। अब ये दोनों इक्वल है आपस में, मतलब आपका dm/dy इक्वल्स टू dn/dx हो गया। अब इसके लिए आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m टर्म विच आर नॉट कंटेनिंग x हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे तो m 1 + e⁻x/y dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का टर्म नहीं लिखना है तो ये भी नहीं लिखोगे, ये भी नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या आएगा 1/dy इक्वल्स टू c। ठीक है, अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हो, ये वाला तो आपका आ जाएगा x प्लस ये वाला यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको e⁻x/y को किया तो आपका सिंपल सा यही आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में x/y चला जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर भी y आ जाएगा इंटीग्रेट करके, ये डिनोमिनेटर का टर्म ऊपर चला जाएगा तो y/x हो जाएगा। फिर चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो x² + y(e)(xy + yx हो जाएगा। तो उस तरह से आप कर सकते हो, पूरा निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक बार आप क्लियरली सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताना, मैं दोबारा सॉल्व कर दूँगी। सो डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन कि नहीं आया आंसर या मैम ने क्या बता दिया कुछ समझ नहीं आया, एक बार आप खुद ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। मैं इसको बोर्ड को इरेज करके मूव करती हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है ये, अपनी -2xy² dx -x³ -3x² y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था और इसमें अब आपसे कहा गया था कि आपको बताना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना था, इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था ना। और अगर अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है दैट मीन्स आपका जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है एग्जैक्ट में। एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ मैं, ताकि एक रिविजन के लिए, बाकी आप खुद इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप निकालेंगे mx + ny नॉट इक्वल्स टू आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो फिर हम क्या निकालते हैं, mx - ny, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। फिर जो भी इनमें से होता है उसके हिसाब से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। तो पहले हम mx + ny निकाल कर देखते हैं। तो m है हमारा x² y -2xy² मल्टीप्लाई बाय x प्लस n हमारा कितना है x³, ये माइनस का साइन है साथ में यहाँ पर, तो हम माइनस का अंदर ले लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन में क्या होता है mdx + ndy, मतलब आपकी जो इक्वेशन इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस में इस तरह की इक्वेशन होती है ना, ये यहाँ पे हमारा माइनस का साइन एक्स्ट्रा है, हमें यहाँ प्लस का साइन आना है, तो उसके लिए हम माइनस अंदर ले लेंगे, साइन माइनस का -x³ माइनस है यहाँ पर अंदर आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x² स्क्वायर y मल्टीप्लाई विद y इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू आपका 0 आना चाहिए, बट आएगा कि नहीं आएगा वो तो हमें सॉल्व करके पता चलेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x³ -2x² y²। अब ये प्लस का साइन है, अंदर का माइनस का, चलो हटा, ये हट जाएगा, ये अंदर का माइनस का साइन ही आ जाएगा, माइनस, क्योंकि बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं याद होगा आप लोगों को। एंड यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, +3x² y²। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखिए, आप माइनस प्लस का साइन देखकर इसको कैंसिल कर सकते थे, आई नो, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर क्या है आपका 2 है और यहाँ पे क्या है आपका 3 है। ठीक है, डोंट फॉरगेट, ये छोटी छोटी सी चीज़ है ना, ऐसे कि छोटू छोटू रहता है और उसी के हिसाब से ये गलत हो जाता है।
क्योंकि मेथड तो ईजी है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा आपका 1 में mx प्लस एन वाई। तो 1 में mx प्लस एन वाई आपको कितना आया -2x² y² प्लस 3x² अब चाहें तो आप इसमें से x² y² कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बन जाएगा -2 प्लस 3 एंड फाइनली इट बी एज x² y²। मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, ये स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बस वो लिख दिया। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और हाँ मतलब ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इक्वेशन जो है नॉन एग्जैक्ट दी हुई है, इससे एग्जैक्ट इक्वेशन बनानी होती है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारी इक्वेशन ये जो गिवन है mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा x² y माइनस 2x y² dx, ये हमारा m दिया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या गिवन है 1/x² y² एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो था हम वो लिख देते हैं अपना माइनस का साइन था, x³ माइनस 3x² बाई डी वाई। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई है आपकी, ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर अगर आपसे कोई सॉल्व करने के लिए बोलता है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन टर्म्स विच आर नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं टाइम देख लेती हूँ। चलिए गाइस, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, फिर मैं आपको करवा दूँगी। ये सिर्फ रिवीजन की वजह से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था। बाकी अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या हमें कंटिन्यू करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें पढ़ना है, हम वो कर लेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए। एटलीस्ट मुझे थोड़ा तो मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए ना पढ़ाने का। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा पढ़ाने का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।